साहित्य हिंदी के विद्यार्थियों को नमस्कार है। साथ में सामान्य हिंदी वाले भी इसको पढ़ लें, क्योंकि 50% चीज़ें उनकी भी होती हैं, इसलिए साहित्य और सामान्य दोनों पढ़ें। लेकिन खासकर ये साहित्य हिंदी का मॉडल पेपर है जो आज हम उनके लिए लेकर के आए हैं। बच्चे बार बार गुजारिश कर रहे थे, मैंने सोचा चलिए आज साहित्य हिंदी करवा देते हैं। बाकी आपकी जो चीज़ें बची हुई हैं हम प्रतिदिन करवाते रहेंगे लाइव क्लासेस में। हर शाम 7 बजे आप जुड़ते रहिएगा इंटरमीडिएट के बच्चों। तो हम प्रारूप बता देते हैं आपको, ठीक है। तो इसी प्रारूप का आपका एग्जाम में भी 2021 के क्वेश्चन आएंगे और 30% हटा के ये पेपर बनाया गया है। 30% हटा हुआ है, ठीक है। तो पूर्णांक तो जानते हैं सभी, 100 का पूर्णांक होगा, 3 घंटे 15 मिनट समय होगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, 2 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित होता है, पहले खंड में 10 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय। तो चलिए पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो खंड का में पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मैंने 20 बार बताया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। तो चौथा ऑप्शन ये आपका सही है। आज हम सॉल्व ही करवा देंगे और बाद में आपके कमेंट पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिएगा जो सही है, ठीक है, और बाद में अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट में। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, यह भी हम चर्चा करते रहे हैं टेस्ट में आपके। तो अज्ञेय हैं शेखर एक जीवनी के। तितली के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तितली एक उपन्यास है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इरावती कंकाल तितली, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। भारत दुर्दशा सभी जानते हैं, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। अपने जाने माने भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने भारत दुर्दशा लिखा, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दुर्दशा लिखा, लेकिन उन्होंने निबंध लिखा, इन्होंने नाटक लिखा, वो अलग बात है। निंदारस हरिशंकर परसाई की है, आपका पाठ ही था लेकिन यह हट गया है 30% में। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू जयशंकर प्रसाद का काव्य है ना। आंसू इस करुणाकलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती वाला। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के रामानंद थे। कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। यामा किसकी रचना है? तो सभी जानते हैं, ये भी छाया हुआ नाम है। यामा अपनी महादेवी वर्मा जी, जो हिंदी की छायावाद की एकमात्र महान कवयित्री हैं, उनकी रचना है यामा, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछता है, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका 1943 में पहला छपा था, उसके 8 साल बाद तो 1951, ठीक है। आपको समझ में आ गया, 1951 में दूसरा सप्तक था। अब आपको एक गद्यांश मिलेगा, गद्यांश 10 अंकों का होगा। देखिए सारे अंक भी विभाजित हैं, तो गद्यांश का संदर्भ देते हुए एक उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गद्यांश भली भांति पढ़ लेना है, फिर प्रश्न पढ़ लेना है, फिर गद्यांश में उसके उत्तर ढूंढना है, ठीक है। पहला काम आपका क्या? पहले गद्यांश पूरा पढ़ेंगे, फिर गद्यांश पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनमें से आंसर आप ढूंढेंगे। एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, आंसर ढूंढते जाइएगा। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। किस शीर्षक से उद्धृत है? तो भाषा और आधुनिकता। देखो एक चीज से 2 प्रश्न बना दिए गए, ठीक है। फिर अगला है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। प्रसंग का प्रतिपादन, तो भाषा की परिवर्तनशीलता का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। काहे का? भाषा की परिवर्तनशीलता का प्रतिपादन किया गया है ना। और भाषा की उपयोगिता और सार्थकता, और इसका भी संश्लिष्टताओं और दुरूहताओं, इन सब की भी चर्चा की गई है, ठीक है। चलो हाँ, तो अगला प्रश्न कहता है कि उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया? हाँ, तो वही हमने बताया आपको, उपयुक्त गद्यांश में किसका प्रतिपादन किया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश में आप कायदे से लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, भाषा की परिवर्तनशीलता का प्रतिपादन किया गया है। भाषा किसका अभिन्न अंग है? भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देखिए रेखांकित अंश क्या है, आप इसकी व्याख्या करिएगा
कि लेखक का विचार है कि भाषा संस्कृति का अंग है और वह संस्कृति से अलग होकर अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। किसी विशेष परंपरा से संस्कृति की उत्पत्ति होने पर भी उसका स्वरूप सदैव यथावत नहीं रहता है, इसलिए उसमें तमाम परिवर्तन आते रहते हैं। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि भाषा परिवर्तनशील है और गतिशील भी है। ठीक है, अब देखिए अगला आ गया आपका अशोक के फूल का। ये गद्यांश आपका अशोक के फूल से, तो 2 गद्यांश दिए होंगे, आपको कोई एक गद्यांश करना होगा। ठीक है, तो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। ठीक है, तो ये पूरा आप गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देखेंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं ज्यादा लेनी है। सिंपल सी बात है, आपको गद्यांश को समझना है। अशोक किसका प्रसिद्ध प्रतीक है? तो आप देखिए इसमें कहीं प्रतीक लिखा होगा, किसका प्रतीक है? सामंती सभ्यता का प्रतीक है, या परिष्कृति सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। ये पूरा उत्तर आपको इसी में से मिल गया। विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई? ठीक है, तो अब देखिए कैसे समृद्ध हुई थी, बताइए। सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों के कारण समृद्ध हुई थी। पता चल गया ना आपको? सभ्यता काहे के कारण समृद्ध हुई थी भैया? तो वो प्रजा की मेहनत पे खड़ी हुई थी सामंती सभ्यता, है ना। चलिए, मतलब प्रजा के परिश्रम पर बढ़ी थी। तो यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने। ये हम गद्यांश पढ़ाते वक्त हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिए थे। आपने अगर अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं या विद्यालय जा रहे हैं तो भी आपका अगर सिलेबस पूरा नहीं है, तो आप हिंदी का हमारे चैनल से पूरा कर लीजिए। साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट अलग अलग पड़ी हुई हैं, आप उनमें देख सकते हैं। ठीक है, काव्य, संस्कृत, गद्य सब कुछ है, इतिहास, प्रश्नोत्तर सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी एक पॉइंट भी आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं से पढ़िए आप। तो परिष्कृत और समृद्ध का अर्थ क्या है? तो अच्छा, यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? यक्षों की इज्जत पीरों, भूतों, भैरवों, काली और दुर्गा ने घटा दी भैया। अच्छा, परिष्कृत और समृद्ध, परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध हुआ, शुद्ध किया गया। ठीक है, परिष्कृत की गई मतलब शुद्ध की गई, छाना हुआ, कोई चीज छनी हुई कोई चीज हो। ठीक है, तो समृद्ध का मतलब होता है वैभव युक्त। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम? तो अशोक के फूल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए पद्यांश आएंगे 2, 5 गुणे 2 अर्थात 5 प्रश्न 2 अंक के, 10 अंकों में आपके गद्यांश पद्यांश भी आने हैं। तो ये देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी, पुरुष आसीन है बंधे नर के करों में, वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता है नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कवि के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? तो पहली पंक्ति में ही आपका उत्तर मिलेगा, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। एक बार लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा हो तो। पुरुष के हाथों में क्या बंधे हैं? तो देखिए, हैं बंधे नर के करों में, वारी माने जल, बिजली और वाष्प, तीनों चीजें बंधी हुई हैं। चढ़ता उतरता में कौन सा समास है? तो चढ़ना और उतरना, तो यह द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर दीजिए। तो व्याख्या तो आप समझ ही रहे हैं, रेखांकित पंक्ति वैसे इसमें है नहीं, लेकिन ये आज की दुनिया विचित्र नवीन, यहाँ तक आपकी रेखांकित पंक्ति है। तो आप लिखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया आधुनिक दुनिया है, एक विचित्र अद्भुत दुनिया है, एक नवीन दुनिया है ये। और आज का जो मनुष्य है वो प्रकृति पर सब प्रकार से हावी हो चुका है, वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, सारी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर चुका है। इसलिए अब पुरुष के हाथों में वारी, विद्युत और भाप सब कुछ बंधा हुआ है, उसके हुक्म से ही सारी प्रकृति का संचालन हो रहा है। तो पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम? तो अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर है।
अब अगला देखिए, दो पद्यांश आएंगे आपको, एक जो आपको याद हो, समझ में आए, पढ़े लिखे हैं जिसको पढ़े हों, उसी को आप उत्तर दे दीजिए उसी के प्रश्नों के, या फिर आप प्रश्न पढ़ लीजिए जिसके प्रश्न आपको सरल लगें उसका उत्तर दे दीजिए। तो दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल इश्क का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत इसको जाओ। अब कवि ने दुख की तुलना किससे की है? तो दुख की पिछली रजनी, तो दुख रूपी रजनी अर्थात रात से तुलना की, रजनी से की है। ठीक है, कवि के अनुसार झीना पर्दा में क्या छिपा हुआ है? तो झीना पर्दा में सुखगात छिपा हुआ है, सुख रूपी शरीर छिपा हुआ है। सुखगात में कौन सा अलंकार है? तो सुख रूपी शरीर में रूपक अलंकार है। ठीक है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या और पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो रेखांकित पंक्तियां तो इसमें है नहीं, लेकिन आप पहली ही शुरुआती पंक्तियां ही रेखांकित कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। हाँ ठीक है, शुरुआती ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां यही आपको रेखांकित मिलेंगी कि श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है कि दुख रूपी रात्रि के मध्य ही सुख रूपी सवेरा प्रकट होता है, इसलिए हमें दुख नहीं करना चाहिए। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह तो जीवन का क्रम है, यह लगा रहता है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की होगी व्याख्या, और पाठ का नाम क्या है? श्रद्धा, और मनु लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब जीवन परिचय आएगा। देखो सारे जीवन परिचय मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, कुछ भी छूटा नहीं, ये मत कहिए कि ये नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ाया है। और कुछ वीडियो तो आपको डबल मिल जाएंगे, पुराने भी पढ़े हुए हैं, नए भी पढ़े हुए हैं। तो नए सिरे से जो पढ़ाए गए हैं वो एक क्लास में सारा पाठ है, पुराने में भाग हो गए हैं, तो आप नए पढ़िएगा, पुराने ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि पुराने भागों में विभाजित हैं, कई पार्ट्स में बने हुए हैं। तो आप नए पढ़िए, नए में एक क्लास का एक पार्ट बना हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम में से आपको एक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उसकी रचनाएं लिख देनी है। ठीक है, जीवन परिचय इसमें कह दिया गया है, लेकिन उसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, तो जीवन परिचय सहित साहित्यिक परिचय होता है, मैंने जैसे बताया है आपको चैनल पे, वैसे ही आप उसमें लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80 शब्दों में लिख देना है। रचनाएं लिखेंगे तो 2 अंक पा जाएंगे, और जीवन परिचय में 3 अंक पा जाएंगे, है ना। अब एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है और रचनाएं लिखनी है, इसमें भी वही दशा है, 2 अंकों की रचनाएं होंगी। अगर आपको रचनाएं नहीं पता होंगी तो 2 अंक कट जाएंगे। तो महादेवी, मैथिली शरण, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, आपको देखिएगा जयशंकर प्रसाद के तो कई वीडियोस मिल जाए, लेकिन कक्षा 12 में जो हमने कक्षा 12 के लिए पढ़ाया वही देखिएगा, है ना। फिर क्या है, 5-5 अंकों में आपके प्रश्न आगे बढ़ेंगे, और कहानी में, कथा भारती में आपके पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा करनी होगी। ये सब पढ़ा चुके हैं हम, मतलब कुछ भी बचा नहीं है पढ़ाने को, इसलिए आज मॉडल पेपर हमने सोचा आपको दे देते हैं। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा करनी होगी 5 अंक में। ठीक है, 80 शब्दों में, यानी 1-1.5 पेज में, 2 पेज में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 पेज बहुत है। कर्मनाशा और बहादुर, इनमें से प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषताएं बताइए, अथवा, तो एक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा अथवा, तो इस 6 नंबर वाले प्रश्न में से या तो ये कीजिएगा या तो ये, और इसमें भी अथवा लगा है, तो कथानक के आधार पे या तो पंचलाइट का करिएगा या बहादुर का करिएगा। यानी इसमें 4 प्रश्न है, आप देखिए ये और ये मिलाकर के 4 प्रश्न हैं। या तो आप बहादुर और बहादुर में से किसी का एक समीक्षा लिख दो बहादुर की, चाहे बहादुर का चरित्र चित्रण लिख दो, कर्मनाशा हार की चरित्र चित्रण लिख दो, या फिर पंचलाइट का। कर्मनाशा का प्रमुख पात्र जो को कहता है, हमने बता दिया आपको, नायक होता है प्रमुख पात्र। ठीक है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आपको एक खंड के प्रश्नों का उत्तर देना, मतलब आपके जिले में जो चलता है खंड काव्य उसके अनुसार ये 5 अंकों का आएगा। तो जहां पर रश्मरथी चलता है तो ज्यादातर ये क्या आता है, चरित्र चित्रण आता है ना, और प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए ये आ जाता है। यानी सारांश या प्रमुख चरित्र चित्रण आता है, चरित्र चित्रण जरूर आएगा। तो एक ही आपको कर देना है, चरित्र चित्रण याद कीजिएगा तो चरित्र चित्रण लिख दीजिएगा, चरित्र चित्रण सबके याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक चरित्र चित्रण जरूर आएगा। इसी प्रकार सारे खंड काव्य सबके जिलों में अलग अलग चलते हैं, और सबके जिलों में उस हिसाब से देख लीजिए अपने जिले में जो चलता है क्या आया था, है ना, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए क्या आएगा किस हिसाब से।
अब जब खंड खा हमें देखने को मिलेगा तो संस्कृत गद्यांश देखने को मिलेंगे। संस्कृत गद्यांशों को हमको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए पहला जो गद्यांश है ये आपका आत्मज्ञः सर्वज्ञ से लिया गया है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। ठीक है, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता। पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। तो पत्युः कामाय मतलब पति की इच्छा के लिए पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे जायाजः, नवा अरे मैत्रेयी, नवा अरे जायाजः, और ना ही जायाजाह कामाय जाया प्रियो भवति, और ना पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मानस्तु वही कामाय जाया प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा के लिए जाया प्रिय होती है, पत्नी प्रिय होती है। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियो भवति, और ना ही पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय, बल्कि अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नवा अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अरे मैत्रेयी सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। ठीक है, अथवा तो ये कहां से लिया गया है? प्रस्तुत संस्कृत, आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से उद्धृत है, ऐसे लिख देंगे। फिर देखो, प्रीतः गुरु तम अभाषत सौम्य विदित वेदितव्यो अस्ति नास्ति किमपि अविदितम तो, है ना। तो प्रसन्न होकर गुरु बोले कि हे सौम्य, विदित वेदितव्यो असि, तुम जानने योग्य बातें जान गए हो जितनी तुम्हें जानना चाहिए। तो नास्ति किमपि अविदितम तो, तुम्हारे लिए कुछ भी अविदित नहीं है। अद्वित्वे अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, आज तो हमारा देश जो है वो अज्ञान के अंधकार में निमग्न है। आना आर्य, देखिए आपको बहुत कायदे से समझना, मैं तो यहाँ पे जल्दबाजी में समझा रहा हूँ आपको, शॉर्टकट में आपको बहुत अधिक कायदे से समझना है। तो आज हमारा देश अज्ञान के अंधकार में निमग्न है, डूबा हुआ है। न आर्यः अनाद्रियन्ते, नार्यः मतलब नारियों का अनादर हो रहा है, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है, अज्ञानियों और पाखंडियों की पूजा हो रही है। वेद सूर्योदयम अंतरा अज्ञानांधकारम न गमिष्यति, और वेद सूर्योदयम अंतरा अज्ञानांधकार न गमिष्यति, वेद सूर्य के उदित होने पर भी अज्ञान का अंधकार नहीं जा रहा है। और स्वस्ति अस्तु ते उन्नमय पतितान, स्वस्ति माने तुम्हारा कल्याण हो, और ते माने तुम, उन्नमय उन्नति करो, पतितान मतलब गिरे हुओं को उठाओ, पतितों को उठाओ। समुद्धरम स्त्री जाति, स्त्री जाति का समुद्धार करो। खंड पाखंडम, और पाखंड को तोड़ो। इत्येव मे अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा। एमेव च मे गुरुदक्षिणा, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। तो महर्षि दयानंद पाठ से ये लिया गया है, आप लिख दीजिएगा। फिर एक पद्यांश, जो संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक होगा, उस श्लोक की आपको हिंदी अनुवाद करनी होगी। ये 7 अंकों में, और 7 अंकों में गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होगा। पूरी संस्कृत दिग्दर्शिका हमने बहुत ही कायदे से सरल और ठोस और बिल्कुल सरस भाषा में हमने पढ़ाया, एक एक मीनिंग बता के। तो आप चैनल से पढ़ लीजिएगा, ये मत समझिए मैं यहाँ जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में भी पढ़ा, नहीं, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दे दिया, और आप पूरा वहाँ पढ़ लीजिएगा, देखिएगा बहुत कायदे से पढ़ाया गया है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, चाहे निंदा की जाए, निंदन्तु चाहे कोई निंदा करे, नीति निपुणा अर्थात नीति से निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे,
या वा स्तुवन्तु या कोई प्रशंसा करे। लक्ष्मी आए समाविशत माने आए, गच्छतु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा अनुसार, यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे, वा आज ही मरण हो अथवा युगों के पश्चात हो। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं वह प्रविचलंत माने विचलित नहीं करते हैं, न्यायात माने न्याय के पथ से। तो सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। अब देखिए प्राप्तः, ये दूत वाक्यम से लिया गया है। तो दुर्योधन कह रहा है कर्ण से कि प्राप्तः किलाद्य वचनात् ही पांडवा नाम, पांडवों के कहने से आज आया है। दौतेन भृत्यु, दूत के रूप में नौकर, यह कृष्णमति सा कृष्णा, काली बुद्धि वाला वो श्री कृष्ण दूत के रूप में आया है। श्रोतुम सखे, अब सुनना तुम सखे, श्रोतुम माने सुनने के लिए, हे सखे कर्ण तुमपि सज्जई कर्ण कर्णौ, तुम दोनों अपने कानों को सजा लो। नारी मृदून वचनान युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के स्त्री के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए समझ लो। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो आत्मना, आत्मस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय, ठीक है, आत्मनस्तु कामाय, अपनी ही इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। अभी हमने बताया मूर्खाणाम कालम कथम गच्छति, मूर्खाणाम कालम व्यसनेन गच्छति, ठीक है, व्यसन के द्वारा जाता है, बुरी आदतों के द्वारा। महर्षि दयानंद से गुरु बिरजानंद आसीत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत। अच्छा, शांत रस और विभत्स रस हम बता चुके हैं। शांत रस की देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, स्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण देना है आपको। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा शांत रस की, कि शांत का निर्वेद स्थायी भाव होता। तो आप लिखिए स्थायी भाव निर्वेद, जहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है ना। इसके बाद इसका उदाहरण लिख दीजिएगा। जहां पे शांत रस हो, जहाँ पे साधुओं की बात की जा रही हो, जहाँ पे साधु जो संसार को छोड़, माया महा ठगिनी हम जानी, है ना, माया महा ठगिनी हम जानी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, शांत अलंकार है, शांत रस है यार, अलंकार बोलते हैं। विभत्स रस क्या होता है, विभत्स जहाँ सड़ी गली हड्डी मांस मदिरा, है ना, विभत्स वो होता है जहाँ पीव मांस रक्त वगैरह का वर्णन हो जाए और मतलब घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए हमारे मन में, जी मिचलाने लगे। मैं तो बता चुका हूँ ना, सारे रस सारे अलंकार सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। टेंशन फ्री रहिए और चैनल से पढ़ते रहिए। और आप मॉडल पेपर दे रहे हैं, हम इसी मॉडल से सब कुछ आपको पढ़ना है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से, जब आदि के संयोग से पुष्ट होता है, मतलब आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण देखिए कि रिपुआतन की कुंडली कर जोगिनी चबात, और पीबही में पागी भली जुबत जलेबी खात, ये बता चुके हैं हम आपको। यमक और संदेह अलंकार। तो यमक हमने बताया था आपको, जहां पे एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक होता, सभी जानते, कनक कनक वाला। और संदेह अलंकार कहाँ होता है, जहां पर संदेह बना रहता है, जहां उपमेय में उपमान का संदेह निरंतर बना रहता है, शंका का समाधान नहीं हो पाता है, वहां पर सारी बीच नारी वाला आप लिख दीजिएगा। या संदेह कैंधो में बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, कैंधो आप फिर से सुनिए, देखिए बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तो यहाँ कैंधो, और जहाँ जहाँ कैंधो या अथवा शब्द आ जाए या शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार। सोरठा और चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद है और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। ये सारे डिटेल्ड में आपको पढ़ने हैं, 2-2 अंक के आते हैं, तो आप चैनल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर निबंध आता है, अपनी भाषा में निबंध लिखना है, साहित्य और जीवन, ठीक है। और बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण वाला हम पढ़ा चुके हैं, है ना। वृक्षारोपण का महत्व, वही पर्यावरण प्रदूषण वाला है, ठीक। तो नारी वाला है तो हम पढ़ा देंगे जो भी बचे हैं। अब देखिए संधि विच्छेद एक एक अंकों में आएगा, 4-5 अंक में, 3 अंकों में आपकी संधि आएगी। तो शायका है, ठीक है, ये एचो अयवायावाह अयादि संधि से सारी संधियां हम पढ़ा चुके हैं, संधियां भी हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगी। संधि की आल संधि की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। सचित, अगर कहीं ना मिले तो संस्कृत कक्षा 12 की संस्कृत में जाइएगा, वहां पे संधियां मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, और वैसे भी चैनल पे मिल जाएगी। तो शय अकह से शायकह बनता है।
और सच्चित का सतचित पहला वाला सही है। विष्णु त्रातः का विसर्ग संधि है तो विष्णु त्राता हो जाएगा, है ना। फिर एक का समास विग्रह करना होगा तो प्रत्यक्षम का हो जाएगा अक्षम अक्षम प्रति, ठीक है। अक्षम 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 प्रति, ये क्या होगा, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि शुरू में उपसर्ग जहां पर लग जाता है वहां अव्ययी भाव होता है। कृष्ण सर्पः कर्मधारय समास है। कृष्ण इव सर्पः, कृष्ण इव सर्पः। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में, ऐसे लिखेंगे शक्तिम अनतिक्रम में, ठीक है। ये यथाशक्ति होता है, ये भी अव्ययी समास है, ठीक है। नामन शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में रूप नामानी होता है। और एक चीज बता दें, नामनी अगर आ जाएगा, नामनी, नामनी तो सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, और नामानी आएगा तो द्वितीय का बहुवचन होगा, ठीक। अब आत्मनः शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन तो आत्मभ्य होगा, क्या होगा, आत्मभ्य, ठीक। अब स्था धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन का रूप क्या होगा, ठीक है। तो तिष्ठत तिष्ठता तिष्ठन्ति वाला चलता है रूप लट लकार में, तो लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो तिष्ठे है रूप बनेगा, ठीक है। जो पठे में बनता है वो तिष्ठे में, सॉरी पठत पठताम पठन तो पठ, हाँ पठ रूप बनेगा, तो वही तिष्ठ रूप बनेगा, यहाँ पे तिष्ठ रूप बनेगा, देख लीजिएगा तिष्ठ ही होगा। तो स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप तिष्ठ बनेगा, ठीक। तो पिबता का धातु लकार और पुरुष बताना है, तो पिबता देखो पठति पठता, तो वहीं पे आ गया पिबति पिबता, तो ये लट लकार है, मतलब पहला पहला है, सब लट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन का रूप है, ठीक, पिबता। अब देखिए इसको पढ़ाएंगे हम, टेंशन ना लो, पढ़ा भी चुके हैं हाई स्कूल के लिए, उसमें देख लीजिए। और किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय, अभी प्रत्यय पढ़ाना बाकी है, वो भी पढ़ा देंगे बहुत सरल भाषा में। पीत्वा, तो पा धातु कत्वा प्रत्यय में पीत्वा बनता है, ठीक है, कत्वा, पा धातु कत्वा प्रत्यय क्या बनता है, पीत्वा। प्रभुता, ठीक है, प्रभु धातु हो जाएगी और तल प्रत्यय होगा, ठीक। और कृतम, कृतम में क्री धातु और कत प्रत्यय, कृतम हो जाएगा, नपुंसक लिंग का रूप होगा, ठीक। एक शब्द में प्रत्यय बताना है, गुरुत्व में त्वा प्रत्यय है, द्युता में कत प्रत्यय है, और नीत्वा में कत्वा प्रत्यय है, ठीक। अब रेखांकित देखो विभक्तियां भी आएंगी, और आप लोग संस्कृत, हम कक्षा 12 की जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ लीजिएगा, 6 बजे 5 से 6 के मध्य में पढ़ाते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण 2 बार नहीं पढ़ाएंगे, प्लेलिस्ट में हम डाल देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा वो वीडियो देख करके, तो आप जान जाएंगे। तो विद्यालयम निकषा नदी वहति, तो अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपिवार्तिक द्वितीया, तो द्वितीया हो गई ना, द्वितीया विभक्ति। मह्यम मोदकम रोचते, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा सूत्र से जो है नियम क्या है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, तो इसमें मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। भिक्षुका पादेन खंजा, येनांग विकारः सूत्र से जो है पादेन में तृतीया विभक्ति है। अब आपको संस्कृत में देखो अनुवाद करने होंगे, तुम्हें क्या करना चाहिए, हम जा रहे हैं, वे दोनों कल काशी गए, कृतिका एक मेधावी छात्रा है, तो 2 करने हैं तो आप 2 कर दीजिए। देखो हम जा रहे हैं, वयम गच्छामः, ठीक है, और वे दोनों कल काशी गए, ते ह्यः, देखो कल का ह्यः, बीते हुए कल का ह्यः होता है, ह्यः काशी नगरीम आगच्छन्, ठीक है, अगच्छतः, और ते काशी नगरी अगच्छतः, ते ह्यः काशी नगरीम अगच्छतः लिखेंगे, और कृतिकाय का मेधावी छात्रः अस्ति, ठीक है। चलिए बच्चों एक बार शेयर कर देना सभी को, सारे बच्चों को लाभ पहुंचे, सभी बच्चे जरा जान जाएं कि कैसे ये आपको पेपर ये आपको आना है, और कितने अंकों में क्या आएगा। बहुत दिनों से मांग चल रही थी बच्चों की, तो हमने दे दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, एक बार शेयर करना, लाइक करना।